दुनिया का सबसे चालाक चोर जिसने चोरी करने के मामले में पहले कई बड़े बड़े रॉबर्ट्स को भी हरा दिया और जिस तरीके से उसने चोरी को अंजाम दिया वो काफी शॉकिंग था। जो स्टार्टिंग में एक जॉब करता था लेकिन उसने कम टाइम में ज्यादा पैसे कमाने के लिए एक रिवॉल्वर और एक बाइक की मदद से लगभग 50 बैंक में चोरी की और जिस तरीके से उसने एक के बाद एक चोरी को अंजाम दिया, शायद ही पहले कोई और चोर होगा जिसने इतनी शातिर तरीके से बैंक रॉबरी की प्लानिंग बनाई। इस केस में सबसे अजीब बात यह थी कि वह चोर चोरी करने के बाद पुलिस के लिए एक पैटर्न छोड़ देता था और वो ये कि वो हर फ्राइडे की शाम को चोरी को अंजाम दे रहा था, लेकिन इसके बावजूद लगभग 30 सालों तक पुलिस की टीम उसकी तलाश करती रही, लेकिन उसके खिलाफ पुलिस की टीम के पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था जिससे वो उसके ठिकाने का पता लगा सके। जब वो चोरी को अंजाम देता था और चोरी करने के बाद जब वो वहां से भागता था, उसके भागने की प्लानिंग इतनी अच्छी होती थी कि कई सालों तक इस केस में पुलिस को कोई सुराग ही नहीं मिला। वो पहले कई टाइम तक जॉब करता रहा, एक टाइम पर उसको अच्छी सैलरी भी मिल रही थी, लेकिन एक टाइम के बाद वो अमेरिका का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया जिसको ढूंढने में पुलिस की टीम ने न जाने कितने पैसे खर्च कर दिए। उस चोर का नाम था कार्ल गुगैसियन, जिसको फ्राइडे रॉबर के नाम से भी जाना जाता है। तारीख थी 12 अक्टूबर, साल था 1947 जब उसका जन्म हुआ था पेंसिल्वेनिया शहर में। बचपन से ही वो स्टडी में काफी अच्छा था और स्टडी में भी उसके अच्छे मार्क्स आते थे। कई बार उसने स्पोर्ट्स में अवार्ड भी जीते। साल 1962 स्टार्ट होता है जब कार्ल एक शहर की एक शॉप में जाता है और वहां जाने के बाद वो शॉप के ऑनर से कहता है कि उसको कुछ सामान लेना है। उसके बाद जब वो शॉप का ऑनर शॉप को थोड़ा अंदर जाके वहां सामान ढूंढकर इकट्ठा करने लगता है जो कार्ल ने उससे कहा था, तभी उसी दौरान कार्ल की नजर एक कैश लॉकर पर जाती है जो आधा खुला हुआ था। उसके अंदर बहुत सारा कैश रखा हुआ था और बस कार्ल वहां से चोरी करने के बारे में सोचता है। हालांकि कार्ल ने इस दुकान से आने से पहले चोरी करने का नहीं सोचा था, लेकिन शायद उसे अचानक से पैसों की काफी जरूरत थी और जब उसने कैश काउंटर में इतने सारे पैसे देखे तो उसकी नीयत बिगड़ गई। अब उस शॉप का ओनर दुकान में सामान को इकट्ठा करने में बिजी था। अब कार्ल उस कैश लॉकर की तरफ बढ़ता है और उस लॉकर बॉक्स में से पैसे निकालना स्टार्ट करता है, लेकिन इसकी थोड़ी देर में वहां शॉप का ओनर पहुंच जाता है और वो देखता है कि कार्ल लॉकर में से पैसे चुराने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद वो उस पर जोर से चिल्लाता है और उसको वहां से जाने के लिए बोलता है, लेकिन कार्ल उसी दुकान से जो उसने एक चाकू लिया और उस चाकू से वो उसको डराने लगता है और उससे कहता है कि वो जहां पर है वहीं पर खड़ा रहे वरना उसको वो चाकू मार देगा। उस लॉकर में से सारे पैसे लेने के बाद वो वहां से जाने ही वाला होता है, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि शॉप के ओनर ने जेब में पहले से ही एक बंदूक रख रखी थी। वो उस बंदूक को निकालता है और कार्ल पर गोली चला देता है, जो गोली ठीक उसके पैर पे लगती है और कार्ल वहीं घायल होकर गिर जाता है। थोड़ी देर में पुलिस की टीम वहां पहुंच जाती है और उसको अरेस्ट करके वहां से ले जाया जाता है। सबसे पहले पुलिस की टीम उसको हॉस्पिटल ले जाती है और हॉस्पिटल में कई दिन तक उसका ट्रीटमेंट चलता है। जब उसकी हेल्थ ठीक हो जाती है उसके बाद उसका केस कोर्ट में चलता है और उसको 18 महीने की सजा होती है। 18 महीने तक वो एक जुनाइल डिटेंशन सेंटर में रहता है। सजा पूरी होने के बाद जब वो वहां से बाहर निकलता है तब उसकी उम्र 17 साल की हो चुकी थी। हालांकि बहुत ज्यादा टाइम तक वो सेंटर में नहीं रहता, लेकिन फिर भी सजा से उसको काफी ज्यादा बुरा लगा और उसको यही लग रहा था कि अब वो बाकी बच्चों की तरह आम जिंदगी नहीं जी पाएगा। तो वहां से बाहर निकलने के बाद उसने डिसाइड कर लिया कि वो क्राइम के जरिए ही पैसे कमाएगा। और क्योंकि जब पहली बार चोरी करते हुए वो पकड़ा गया था, लेकिन इस बार वो बहुत बड़ी चोरी को अंजाम देगा और पहले से ही उसकी काफी अच्छी प्लानिंग होगी। चोरी के फेल होने के चांस बहुत कम होंगे। हालांकि चाल पेशेवर क्रिमिनल नहीं था और चोरी की प्लानिंग के बारे में उसने बाकी रॉबर्ट से डिस्कस नहीं किया था, बावजूद इसके उसे काफी कॉन्फिडेंस था खुद पर कि वो एक बेहतरीन प्लानिंग बनाकर परफेक्ट बैंक रॉबरी को अंजाम दे सकता है। सबसे पहले उसने डिसाइड किया कि वो अपनी स्किल को और इम्प्रूव करेगा ताकि वो जितनी बार भी चोरी करे बाद में उन्हें बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सके और चोरी करने के दौरान उससे कोई गलती ना हो, क्योंकि उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से पुलिस उसके ठिकाने का पता लगा सकती थी। वो स्किल इम्प्रूव कर ही रहा था, साथ में वो स्टडी भी कर रहा था और नॉर्मल वो अपनी जिंदगी जी रहा था ताकि इसी दौरान किसी को उस पर शक ना हो। साल था 1970 जब उसको यूएस की एक पॉपुलर यूनिवर्सिटी विलानोवा में एडमिशन मिल जाता है, जहां पर वो इलेक्ट्रिक इंजीनियर की पढ़ाई करता है और साथ में वो यूएस आर्मी में भर्ती होने के लिए भी प्रिपरेशन करने लगता है। कॉलेज की स्टडी कंप्लीट करने के बाद उसके करियर में अब उसको सक्सेस मिल गई और उसको यूएस आर्मी में जॉब मिल जाती है। वहां से बहुत अच्छी तरह उन्होंने काम किया, सभी जानते थे कि वो बहुत टैलेंटेड है और वहां पर उसको स्पेशल फोर्स में एक स्पेशल ट्रेनिंग दी गई।
अब यूएस आर्मी में भी वो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे था और वहीं पर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसने मास्टर डिग्री भी हासिल कर ली और सबको यही लग रहा था कि काल अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है और उसका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन हर कोई इस बात से बेखबर था कि आखिरकार वो प्लानिंग बना क्या रहा है और किसी को ये नहीं पता था कि वो अपने फ्री टाइम में कई सारी बैंक रॉबरी की बुक्स पढ़ता था। अब वो कई आइडिया सोचने लगता है कि वो किन किन बातों का ध्यान रखना है उसको और कैसे कैसे चोरी करने के बाद प्लानिंग बनानी है। तो कई बुक्स पढ़ने के बाद उसको आइडिया मिला कि किस तरीके से वो एक से बढ़कर एक बेहतरीन चोरी को अंजाम दे सकता है और वो चोरी इतनी परफेक्ट होगी कि बाद में उसके पकड़े जाने के चांस भी बहुत कम होंगे। और खुद पर उसे कॉन्फिडेंस भी था, लेकिन ये कॉन्फिडेंस ज्यादा दिनों तक नहीं रहता। भले ही कई महीनों तक उसने एक परफेक्ट चोरी की प्लानिंग बनाई, लेकिन हर बार चोरी करने में वो फेल हो जाता, क्योंकि चोरी करने से ठीक पहले वो डर जाता था और उसकी हिम्मत टूट जाती थी। उसको यही लगता था कि कहीं चोरी करने के दौरान वो पकड़ा न जाए, इसलिए कई बार उसने चोरी का दिन डिसाइड तो किया था, लेकिन उससे कुछ टाइम पहले वो पीछे हट गया और उसने चोरी का प्लान कैंसिल कर दिया। लेकिन बावजूद उसके उसको लगा कि एक दिन वो बहुत बड़ी बैंक रॉबरी को अंजाम देगा। और फिर आता है साल 1973, जब पहली बार वो अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना शहर में एक बैंक रॉबरी करता है। लेकिन इस बार वो चोरी उसने जिस तरह से की थी वो वैसी नहीं हो पाई जिस तरीके से उसने प्लान किया था। चोरी करने के बाद वो जिस गाड़ी में बैठकर वहां से निकला था, कुछ टाइम के चलने के बाद रास्ते में उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, जिस वजह से उसको गाड़ी को वहीं पर छोड़कर एक जंगल की तरफ भागना पड़ा। इस तरीके से उसकी प्लानिंग में गड़बड़ हो गई और उस दिन काल बस बच ही गया, वरना उस वक्त वो अरेस्ट हो जाता। इस चोरी करने के बाद वो डिसाइड करता है कि अब वो और अच्छी तरीके से चोरी की प्लानिंग करेगा और वो अच्छी तरीके से हर बार चौकन्ना रहेगा। वो अपनी हर प्लानिंग को काफी सोच समझकर एग्जीक्यूट करेगा ताकि वो फेल ना हो। अब उसके बाद उसने आर्मी की जॉब भी छोड़ दी। अब उसे अपनी लाइफ में जब भी फ्री टाइम मिलता वो बैंक रॉबरी की प्लानिंग करने में लग जाता। प्लानिंग बनाते वक्त वो इस बात का ध्यान रखता कि वो हर पहलू की ध्यान में रखकर चोरी की प्लानिंग बनाए, किसी भी पॉइंट को मिस ना करे, क्योंकि इस बार वो जिस चोरी को अंजाम देने वाला था वो बहुत बड़ी चोरी होने वाली थी और वो जानता था कि अगर ये चोरी सक्सेस हो गई तो उसके पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। सबसे पहले काल शहर के एक लोकल लाइब्रेरी में जाता है और वहां पूरे शहर के एरिया के मैप को चेक करता है और शहर के हर रूट को समझने की कोशिश करता है। जिस एरिया में वो बैंक था उस एरिया के हर रास्तों की जानकारी उसे पता करनी थी। दरअसल वो ऐसा इसलिए करता था कि जब काल बैंक से चोरी करने के बाद बैंक से बाहर निकले तो उसको ये पता हो कि ऐसा कौन सा रास्ता है जहां से भागना बिल्कुल सेफ हो और पुलिस की टीम उस तक ना पहुंच सके, क्योंकि उसने पहले से ही सभी रास्तों की स्टडी कर रखी थी। लाइब्रेरी जाने के दौरान सबको यही लगता था कि वो अपने कॉलेज की स्टडी के लिए वहां पर जाता है और वो लाइब्रेरी जाने के बाद वहां से स्टडी मटेरियल भी कभी कभी खरीद लेता था, ताकि लोगों को यही लगे कि वो आगे कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाला है, जिस वजह से वो बुक खरीद रहा है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही टाइम में उसने उस एरिया के हर रूट की जानकारी हो गई थी और शहर का सारा मैप उसने समझ लिया था। अपनी चोरी की प्लानिंग में उसने कुछ रूल्स बना रखे थे। सबसे पहले उसे उन बैंक में चोरी करनी है जो बैंक रूरल एरिया में होगा और जिससे कुछ ही दूरी पर रोड होगा और बैंक के आसपास कई झाड़ी और पेड़ होंगे, जिससे वो एक सही टाइम पर छुप सके। और इसकी चोरी की प्लानिंग करने का यही तरीका कई बार काम आता है, क्योंकि चोरी करने के बाद वो पास की झाड़ियों में कहीं छुप जाता और वहीं से कुछ दूरी पर चल के हाईवे रोड से भाग जाता। और उसका एक तीसरा रूल ये था कि वो बैंक में जाकर चोरी तब करेगा जब अंधेरा होने वाला हो, यानी कि शाम के वक्त, जिस वक्त वो बैंक बंद होता है उससे कुछ ही मिनट पहले वो बैंक के अंदर चोरी को अंजाम देगा, और ज्यादातर सर्दियों में, क्योंकि उस टाइम शाम के वक्त अंधेरा जल्दी हो जाता है। उसके बाद काल जब भी बैंक में चोरी करने के लिए दाखिल होता और सारा लूटा गया कैश लेकर वहां से बाहर निकलता तो आसपास की झाड़ियों में वो एक सीक्रेट जगह पर छुप जाता, जहां पर सारा कैश और चोरी में इस्तेमाल किया गया सारा सामान वो वहीं पर छुपा देता और फिर वहां से चला जाता। घर जाने के बाद वो वेट करता, अपनी ही की गई चोरी की न्यूज वो न्यूज़पेपर में पढ़ता रहता। जब उसका केस स्लो हो जाता और ये खबर ठंडी हो चुकी होती, वो वापस उस जगह जाता जहां पर उसने सारा कैश छुपाया था। वहां जाने के बाद वो पैसे को निकाल लेता। काल बहुत समझदार था। वो ऐसा इसलिए करता था कि जब चोरी करने के बाद वो वहां से भागने की कोशिश करे और अगर इसी दौरान वो पकड़ा जाए तो पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत ना मिले कि चोरी उसी ने की है। कई वक्त उसे कुछ हफ्ते या महीने का इंतजार भी करना पड़ता था, लेकिन चोरी करने के बाद उसकी ये प्लानिंग हमेशा काम करती थी और वो हर बार चोरी करने में सक्सेस हो जाता। जब भी वो पैसे निकालने के लिए उस जगह पर जाता तो वहां से सिर्फ वो पैसे ही निकालता, लेकिन बैंक का मैप, भेस बदलने का सामान और चोरी करने के दौरान सारे औजार जो उसने यूज किए थे वो उसको वहीं पर छोड़ देता।
काल की इसी बेहतरीन प्लानिंग की वजह से बाद में पुलिस की टीम उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि वो पहले ही चोरी किए गए पैसों और बाकी सबूतों को सीक्रेट जगह पर जमीन के नीचे छुपा देता और बाद में सही वक्त पर वो उस जगह पर जाकर पैसों को वहां से निकाल लेता। काल जिस बैंक में रॉबरी करने के लिए प्लानिंग करता, वो चोरी करने से पहले बैंक के बाहर कई दिन तक खड़ा रहता और ये पता लगाने की कोशिश करता कि उस बैंक के खुलने और बंद होने की टाइमिंग आखिर है क्या और कितने टाइम पर इस बैंक के एम्प्लॉयज बैंक में दाखिल होते हैं। वो जानता था कि बैंक के अंदर जितने कम लोग होंगे उतना ही बैंक में चोरी करना आसान होगा। वो शाम के वक्त जिस वक्त वो बैंक बंद होने वाला होता था, उससे कुछ ही मिनट पहले वो उस बैंक में घुस जाता और बैंक के अंदर जाने से पहले वो ब्लैक कलर का कोट और चेहरे पर मास्क लगा लेता। वो इतना अचानक और जल्दी बैंक के अंदर दाखिल होता था कि बैंक के सारे एम्प्लॉयज डर जाते थे और अचानक से उनको कुछ समझ नहीं आता था कि वो क्या करें और कैसे पुलिस को फोन करके चोरी की घटना बताए, क्योंकि सबसे पहले काल सारे टेलीफोन अपने कंट्रोल में कर लेता था और उनको डीएक्टिवेट कर देता था। उसके बाद वो काउंटर की तरफ बढ़ता और अपने रिवॉल्वर जो लेकर आया था वो एक कर्मचारी की तरफ बढ़ाकर गन पॉइंट पर उस कर्मचारी से ये कहता कि जो वो पहले से बैग लाया है उस बैग में एक एक करके सारे पैसे डालना स्टार्ट करे, वरना वो उसको गोली मार देगा। जब कैश लॉकर में रखा सारा कैश बैग में जमा हो जाता, तब वो फटाफट बैंक से सारा कैश लेकर बाहर निकलता और बैंक के आसपास की झाड़ियों में एक सीक्रेट जगह पर छुप जाता। इसकी चोरी करने की टाइमिंग बहुत कम होती थी। किसी भी बैंक में रॉबरी करने की टाइमिंग 2-3 मिनट से वो ज्यादा नहीं लगाता था और यही वजह है कि बाद में जब पुलिस की टीम बैंक के एम्प्लॉय से पूछताछ करती कि वो चोरी करने के बाद किस जगह से किस डायरेक्शन से भागा है, तो कोई भी कर्मचारी अच्छी तरह से नहीं बता पाता था। बैंक के पास झाड़ियों में छुपने की वजह यह भी थी कि वो हर बार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाता। पुलिस को लगता कि वो बैंक में चोरी करने के बाद बाहर रोड के रास्ते से भाग गया, इसलिए कुछ टाइम तक वो वहीं छुपा रहता और पुलिस की टीम उसको अपनी गाड़ी से जगह जगह जाकर उसी रास्ते में आगे ढूंढती रहती। काल जब भी बैंक के अंदर रॉबरी करने के लिए दाखिल होता था, रॉबरी करने के दौरान वो जो अपने साथ पिस्टल ले जाता था, उस पिस्टल का सिर्फ 30 सालों में 2 बार उसने रॉबरी करने के दौरान चलाई थी। पहली बार उसने गोली चलाई थी, वो गलती से चल गई, लेकिन दूसरी बार उसको मजबूरी में गोली चलानी पड़ी, क्योंकि जब वो बैंक के मैनेजर से वॉल्ट की चाबी लेने गया था, तब बैंक के मैनेजर से उसकी बहस हो गई और वो लड़ाई करने लग गया और मजबूरी में काल को उस पर गोली चलानी पड़ी, जिससे मैनेजर काफी घायल हो गया, लेकिन उसकी जान बच गई। पिस्तौल का इस्तेमाल वो सिर्फ लोगों को डराने के लिए करता था और उसकी प्लानिंग का यही रूल था, किसी को भी जान से नहीं मारेगा। अगर कभी कभी गोली चलानी भी पड़ गई तो वो पैर में गोली चलाएगा, जिससे वो सिर्फ घायल हो। बैंक तक पहुंचने के लिए वो मोटरसाइकिल चलाकर वहां जाता। सबसे पहले मोटरसाइकिल से उतरकर वो झाड़ियों में छुप जाता और फिर वो झाड़ियों से निकलकर बैंक में चोरी करने के लिए पहुंच जाता। चोरी करने के बाद वो बैंक के बाहर उस कैश को लेकर आता था, तो सारे सामान वो जमीन में गाड़ देता और उसके बाद बाइक लेकर वहां से निकल लेता। इसी तरीके से लगभग 30 सालों से चोरी करते हुए हो गए थे और हर बार वो चोरी करने में सक्सेस हुआ। लगभग 50 बैंक में वो चोरी कर चुका था और पुलिस को उसके खिलाफ कोई भी सबूत ही नहीं मिला और कोई गवाही नहीं था जिसने बैंक में उसका चेहरा देखा हो, क्योंकि वो मास्क पहनकर दाखिल होता था। एक टाइम के बाद उसकी रॉबरी की न्यूज काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई और क्योंकि वो फ्राइडे की शाम को चोरी को अंजाम देता था, इसलिए उसको फ्राइडे नाइट रॉबर का नाम दिया गया। उसने इतने सालों में बैंक से जितना कैश चुराया था, उसकी टोटल रकम $2 मिलियन थी, यानी अब तक की चुराई गई किसी चोर के द्वारा सबसे ज्यादा पैसे थे और इसी वजह से वो अमेरिका का सबसे सक्सेसफुल चोर बन गया, जिसकी कहानी अमेरिका के हर शहर में पॉपुलर हो गई। तो अमेरिका के हर बड़े शहर में उसने चोरी को अंजाम दिया और उसकी चोरी करने का तरीका वही होता था जो उसने पहली बार सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देते वक्त किया था। काल को पूरा कॉन्फिडेंस था कि अब वो जब चाहे बैंक में इसी तरीके से चोरी करता रहेगा और पुलिस की टीम हमेशा उसको ढूंढती रहेगी और कभी उस तक पहुंच नहीं पाएगी। जब इस केस में पुलिस को कोई सुराग मिल नहीं रहा था, पुलिस का भी कॉन्फिडेंस डगमगाने लगा और उनको लगने लगा कि क्या वो कभी उस चोर तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि कई साल इस केस की इन्वेस्टिगेशन में हो चुके थे और $2 मिलियन जब अमेरिका के अलग अलग बैंक से चोरी किए गए, तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन भी बड़े पैमाने पर की गई थी और काफी पैसे खर्च हो चुके थे। बावजूद इसके पुलिस की टीम चोर के ठिकाने का पता नहीं लगा पाई। लेकिन फिर ऐसा होता है जिसकी उम्मीद काल ने और पुलिस की टीम ने की नहीं थी। लगभग 30 सालों के बाद पुलिस को इस केस में वो सुराग मिला जिसकी मदद से पुलिस ने काल के ठिकाने का पता लगा लिया। पेंसिल्वेनिया के एक शहर में शाम का वक्त था। एक ग्राउंड में 2 बच्चे जब खेल रहे थे, जिनकी एज लगभग 8 से 10 साल थी। खेलते खेलते उन दोनों की नजर झाड़ी में एक पीवीसी पाइप पर पड़ती है और जब उस पाइप के ढक्कन वो खोलकर अंदर देखते हैं तो उन्हें बहुत ही अजीबोगरीब चीज दिखाई देती है।
उनको समझ नहीं आता कि आखिर ये सारी चीजें वहां पर क्यों रखी हुई हैं। कुछ ही देर में उसके बाद उनमें से एक बच्चा जिसका नाम शॉन था, वो कुछ ही दूरी पर जाकर अपने फादर को ये बात बताता है। वो अपने फादर से बोलता है कि इसको एक जगह पर पीवीसी पाइप पर बहुत ही अजीब सी चीज मिली है। उसके बाद उसका फादर वहां जाकर जब उस पाइप के अंदर चेक करता है तो वो पूरी तरह से हैरान और हक्का बक्का रह जाता है। उस पीवीसी पाइप के अंदर बैंक के रूट का मैप और एक बहुत पुरानी पिस्टल रखी हुई थी और उसके साथ गन्स को क्लीन करने के इंस्ट्रक्शन की बुक पड़ी हुई थी। पहले तो उसके फादर को भी समझ नहीं आता कि आखिर ये सारी चीज इधर रखी क्यों हुई है, लेकिन क्योंकि इस पीवीसी पाइप के अंदर से उस बैंक के रोड का मैप भी उसे मिला था और वहां पर पुरानी पिस्टल उसको मिली थी, तो उसको लगा कुछ गड़बड़ है और उसने फौरन पुलिस डिपार्टमेंट को उसकी खबर करी। थोड़ी देर में पुलिस की टीम वहां पहुंच जाती है और अब 30 साल के दौरान ऐसा पहली बार हुआ था जब इस केस में पुलिस को वो सुराग मिला था शायद जिसकी मदद से पुलिस उन चोर तक पहुंच सके। लेकिन अभी भी पुलिस के लिए ये इतना आसान नहीं होने वाला था। उनको पता था आगे इस केस की और इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी और किन बातों का उनको ध्यान रखना पड़ेगा। अब पुलिस ऑफिसर पीवीसी पाइप के पास पहुंचते हैं और साथ साथ वो झाड़ियों में और आसपास के एरिया को भी खंगालना शुरू करते हैं। उस एरिया की रैकी करने के बाद पुलिस को एक अजीब बंकर दिखाई देता है जिसकी गहराई 3 फीट थी। पुलिस को ये तो पता लग गया था कि ये कोई मामूली बंकर नहीं है, क्योंकि इस बंकर को बहुत ही समझदारी से बनाया गया था और पहले से ही प्लानिंग की गई थी और इस बंकर से उतरने और चढ़ने के लिए सीढ़ियों का भी यूज किया गया था। उसके बाद जब पुलिस की टीम बंकर के अंदर दाखिल होती है तो वो हैरान रह जाती है उस बंकर के अंदर का माहौल देखकर। उस बंकर के अंदर कई पीवीसी पाइप थे और कई वाटरप्रूफ कंटेनर रखे हुए थे। कुछ औजार थे जो उधर उधर बिखरे हुए थे। इसके अलावा वहां पर कई बैंक के रूट का मैप और कई सारी बुक्स थी जो रॉबरी स्टोरी पर लिखी गई थी। उसके बाद पुलिस को उस बंकर से और भी चीजें मिलती है। पुलिस को ये यकीन हो गया कि ये सारा सामान उसी चोर का है जिसकी तलाश पुलिस को पिछले 30 सालों से है। और उस बंकर में से पुलिस को 5 पिस्तौल मिलती है और कुछ मास्क मिलते हैं जिसका यूज फ्राइडे नाइट रॉबर ने किया था। इससे पुलिस को ये तो पता चल जाता है कि काल की प्लानिंग बहुत ही बेहतरीन थी और इसी वजह से वो लगभग 30 सालों से पुलिस को चकमा देता रहा और इस बंकर को बनाकर उसने ऐसा बेस बना रखा था जिसमें रहकर वो कई सारी बैंक रॉबरी चोरी करने की प्लानिंग बनाता। और अब शायद पुलिस को उम्मीद थी कि इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा जिसकी मदद से वो उस तक पहुंच पाएंगे। और बाद में होता भी वैसा ही है। पुलिस ने जब उस एरिया को काफी अच्छी तरह से चेक करना स्टार्ट किया तो पुलिस को लगा कि कई और भी बंकर वहां पर होंगे और पुलिस को वहां पर 2-3 बंकर और मिलते हैं। उनमें से एक बंकर में पुलिस को एक मार्शल आर्ट की बुक मिलती है और एक मार्शल आर्ट स्कूल एडमिशन का फॉर्म मिलता है। हालांकि उस एडमिशन फॉर्म में पुलिस को कुछ और पता नहीं चलता सिवाय उसके कि उस फॉर्म में उस स्कूल का एड्रेस लिखा हुआ था। अब पुलिस उस एड्रेस के अकॉर्डिंग उस मार्शल आर्ट स्कूल में पहुंच जाती है और वहां जाकर स्कूल के ऑनर से पूछताछ शुरू की जाती है। उससे पूछा जाता है कि क्या मार्शल आर्ट स्कूल में किसी शख्स ने एडमिशन लिया था जो अधेड़ उम्र का हो और काफी फिट हो। फिर वो स्कूल का ऑनर कहता है कि काफी वक्त पहले काल गुगैसी नाम के शख्स ने उसके स्कूल में एडमिशन लिया था जिसकी उम्र अब 56 साल की है और वो काफी टैलेंटेड है और उसने ब्लैक बेल्ट भी जीत रखी है। पुलिस को लगने लगा कि ये वही चोर है जिसकी तलाश पुलिस की टीम को लगभग पिछले 30 सालों से है और इसी ने अमेरिका के अलग अलग शहर से लगभग 50 बैंक में चोरी की है। लेकिन फिर भी पुलिस के पास काल के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं था जिसके अकॉर्डिंग वो उसको अरेस्ट कर सके और पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ कर सके। इसलिए पुलिस की टीम इस केस की इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखती है और पता लगाया जाता है कि कार्ल है कहां पर। इन्वेस्टिगेशन करते करते पुलिस को काल के खिलाफ सबूत मिल जाते हैं और पुलिस 7 फरवरी साल 2002 को उसको अरेस्ट कर लेती है और अब फ्राइडे नाइट रॉबर पुलिस की कस्टडी में था। पिछले 30 सालों में जिसने पुलिस को हर बार चकमा दिया, पुलिस को जगह जगह पर घुमाया, लेकिन कभी भी पुलिस उसका पता नहीं लगा पाई थी। जिस वक्त उसको अरेस्ट किया गया, काल जब एक लाइब्रेरी में मौजूद था और वहां पे कई सारे मैप को कॉपी कर रहा था, उनकी स्टडी कर रहा था, कई सारे बैंक के रूट को समझने की कोशिश कर रहा था। उसको वहां से अरेस्ट करने के बाद जब पुलिस को उस मार्शल आर्ट एडमिशन फॉर्म पर जो फिंगरप्रिंट मिले थे उसको काल के फिंगरप्रिंट से मैच किया तो वो भी आपस में मैच हो गए। अरेस्ट होने के बाद जब उससे पूछताछ की गई तो पहले तो वो भी हैरान रह गया कि इतने सालों के बाद पुलिस की टीम उस तक पहुंच कैसे गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसकी परफेक्ट रॉबरी प्लानिंग में गलती क्या हो गई। इस केस में काल इतना चालाक था कि इतने सालों में उसने कई सारी चोरी की थी और उसके फैमिली मेंबर में से किसी को भनक तक नहीं लगी थी। जब उसके फैमिली मेंबर को भी ये बताया गया कि काल अमेरिका का मोस्ट वांटेड चोर है तो पहले तो उनको यकीन ही नहीं हुआ और वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि कार्ल एक चोर है जिसने कई सारे बैंक को लूटा है। पुलिस को पता लगा कि कार्ल स्टार्टिंग से ही स्टडी में काफी अच्छा था और कई सारे उसने एग्जाम भी पास कर रखे थे।
सबको यही उम्मीद थी कि उसका भविष्य काफी अच्छा होगा और वो किसी सही रास्ते पे चलेगा। लेकिन फिर ऐसी क्या वजह थी कि वो अमेरिका का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बनने पर मजबूर हो गया और उसने गलत तरीके से पैसे कमाने का सोचा, ये जानते हुए भी उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है और उसकी एक अच्छी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। उसके बाद पूछताछ में कार्ल ने पुलिस को एक कहानी सुनाई, जिससे कई लोग और पुलिस की टीम भी हैरान रह गई, क्योंकि उन्होंने भी शायद पहली बार ऐसा सुना हो। वो पुलिस को बताता है कि जब वो 15 साल का था तब उसने एक शॉप में पैसे लूटने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में वो पकड़ा गया। कोर्ट में जब उसका मुकदमा चला तो उसको 18 महीने की सजा हुई, क्योंकि उस वक्त उसकी उम्र काफी कम थी और वो उसका पहला क्राइम था, लेकिन फिर भी उसको सजा हुई थी। उसको लगा कि इसको एक चांस देकर रिहा किया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो शॉप में रखे पैसे को चुराने में सक्सेस भी नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी उसको 18 महीने की सजा हुई, जो उसके लिए काफी ज्यादा थी। उसके बाद कार्ल ने डिसाइड किया कि वो बाद में कई बैंक रॉबरी को अंजाम देगा और वो एक परफेक्ट प्लानिंग बनाएगा ताकि वो हमेशा बैंक में चोरी करने में सक्सेस हो जाए। पुलिस की टीम को ये कहानी सुनने के बाद हैरान तो थी, पुलिस को कार्ल पर तरस भी आ रहा था, क्योंकि उनको यही लग रहा था कि उस टाइम उसकी उम्र कम थी और वो उसका पहला क्राइम था, तो उसे वार्निंग देकर छोड़ा भी जा सकता था, या फिर इतने टाइम की सजा उसको नहीं होनी चाहिए थी। अब क्योंकि वो पहले से ही फ्राइडे नाइट रॉबर के नाम से काफी पॉपुलर था, इसलिए जब कोर्ट में उसका ट्रायल शुरू हुआ, इसलिए इस कोर्ट के बाहर कई सारे लोग भी मौजूद थे। हालांकि जब कार्ल ने इस कोर्ट के अंदर पहुंचने के लिए वहां पहुंचा तो उससे पहले उसको भीड़ से उसका चेहरा छुपाने के लिए उसको वही मास्क पहनाया गया था जब वो चोरी के दौरान उसने पहना था। कोर्ट में अंदर जाने के बाद वो मास्क उसने उतारा जब वो विटनेस बॉक्स में खड़ा हो गया और इस केस का ट्रायल शुरू हुआ। कार्ल ने अपनी लाइफ में 50 बैंक रॉबरी को अंजाम दिया था, लेकिन उस पर 7 चोरी का मुकदमा ही चलाया गया, क्योंकि बाकी की जो चोरी थी उस केस में पुलिस के पास कोई सबूत ही नहीं था कि वो बाकी चोरी भी उसी ने की है। उस कोर्ट में वो बैंक के सभी मैनेजर भी आए थे जिस बैंक में कार्ल्स ने कई सारे पैसे लूटे थे, और बैंक में चोरी होने के बाद उन सभी मैनेजर को बहुत दुख हुआ था और वो सब यही चाहते थे कि कार्ल्स को कड़ी से कड़ी सजा मिले। हालांकि उस दिन कोर्ट का डिसीजन नहीं सुनाया जाता और किसी और तारीख को फैसले की डेट डिसाइड की जाती है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता उससे पहले जब कार्ल जेल में मौजूद था, उसने जेल में रहकर एक एपोलॉजी लेटर लिखा उन विक्टिम के लिए जिन सभी लोगों के पैसे उस बैंक में जमा हुए थे, जिन पैसों को उसने चुराया था। अब शायद उसको भी लगने लगा था कि उसने जो किया है वो गलत किया था। नेक्स्ट टाइम जब कोर्ट में उसका दोबारा ट्रायल शुरू हुआ, जब कोर्ट में जज अपना डिसीजन सुनाने ही वाला था, उससे पहले ही एपोलॉजी लेटर को निकाला और उसे पढ़ना शुरू किया। इसी दौरान उसकी आंखों में थोड़े आंसू भी आ जाते हैं और वो बोलता है कि वो हमेशा से यही समझता रहा कि बैंक में रॉबरी होने से सबसे ज्यादा नुकसान बैंक को ही पहुंचता है, लेकिन वो गलत था। बैंक रॉबरी से बाकी लोगों की लाइफ भी काफी दुखी हो जाती है जिनका पैसा बैंक में जमा होता है। दरअसल बैंक में होने वाली रॉबरी लोगों के दिल और दिमाग पर बहुत गहरा असर डालती है और उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। काफी वक्त कोर्ट में केस चलने के बाद कोर्ट ने कार्ल को पहले 50 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन क्योंकि कार्ल ने पुलिस के साथ कॉर्पोरेट किया था और उसने उन बाकी सभी चोरी की जानकारी भी पुलिस को दी थी, किस तरीके से उसने बैंक में चोरी करने की प्लानिंग बनाई थी, जिससे पुलिस को काफी मदद मिली ये समझने में कि बाकी के चोर भी बैंक रॉबरी की प्लानिंग किस तरह से कर सकते हैं। और उन बाकी चोरी के बारे में भी पुलिस को बताया था जिस चोरी के केस में पुलिस को कोई सबूत ही नहीं मिला था। और आखिरकार बाद में कोर्ट ने उसकी सजा को कम करके 17 साल कर दिया। कार्ल सिर्फ एक शातिर चोर नहीं था जिसने एक परफेक्ट रॉबरी की प्लानिंग की थी, बल्कि वो मैथ्स में भी काफी माहिर था। और वो इस बात से पता चलता है कि सजा के दौरान जब वो जेल में था तो वो बाकी जेल के कैदी को कैलकुलस मैथ्स पढ़ाता था। जेल के सभी गार्ड हैरान थे, क्योंकि ज्यादातर बड़े क्रिमिनल अपने सजा के दौरान ज्यादा किसी से बात नहीं करते और शांत रहते हैं। लेकिन टाइम टाइम पर कार्ल ने ना सिर्फ पुलिस की टीम की मदद की जिससे वो बाकी के बैंक रॉबर की चोरी का प्लानिंग का पता लगा पाए, बल्कि वो जेल में अपनी नॉलेज को शेयर भी कर रहा था। हालांकि कई गार्ड्स का ये मानना था कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि उसके अच्छे व्यवहार के कारण हो सकता है कि उसकी सजा कम हो जाए और उसको टाइम से थोड़ा पहले ही जेल से रिहा कर दिया जाए। जेल में 17 साल पूरे करने के बाद 5 मई साल 2017 को वो जेल से रिहा हो जाता है। हालांकि वो अपनी जिंदगी दोबारा नई तरीके से स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन उसने अपनी लाइफ में जो क्राइम किया था उस क्राइम के रिकॉर्ड इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए थे कि सभी को काल की कहानी का जब पता चला तो सब लोगों की नजर में वो बहुत शातिर चोर था जिसमें कोई अच्छाई ही नहीं है। यहाँ तक कि हॉलीवुड ने उसकी बैंक रॉबरी की प्लानिंग पर एक मूवी ही बना डाली, जिस मूवी में बिल्कुल उसी तरीके से चोरी को अंजाम करते हुए दिखाया गया जैसे कार्ल्स ने अपनी लाइफ में की थी। इसके अलावा टेलीविजन शोज भी बनाए गए। हालांकि उसने अपनी लाइफ में क्राइम किया था, लेकिन बाद में उसे अपने क्राइम का पछतावा था और वो ये बात जानता था कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है और उसका मानना था कि उसको 17 साल की सजा हुई है वो बिल्कुल सही फैसला था।
और वहीं पर जब एक बार उसको 15 साल की उम्र में 18 महीने की सजा हुई थी, तब उसको काफी बुरा लगा था और वो यही चाहता था कि उसको माफ कर दिया जाए। लेकिन बाद में ऐसा हुआ नहीं और इसी घटना की वजह से बाद में वो अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक चोर बन गया, जिसने दुनिया में अकेले ही प्लानिंग बनाकर सबसे ज्यादा बैंक रॉबरी को अंजाम दिया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लिया फ्राइडे रॉबर के नाम से। तो ये थी स्टोरी कार्ल गुगेसिन की, जिसने बेहतरीन बैंक रॉबरी की प्लानिंग बनाकर लगभग 30 सालों तक पुलिस को चकमा दिया। लेकिन 2 बच्चों की वजह से बाद में पुलिस को इस केस में अहम सबूत मिला, जिससे पुलिस की टीम उस तक पहुंच गई और उसको अरेस्ट कर लिया गया। वरना वो अपनी लाइफ में और भी बैंक रॉबरी करता और शायद पुलिस की टीम उसको कभी ढूंढ नहीं पाती और वो हमेशा आज़ादी की जिंदगी जीता रहता। तो आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।